मारना है ना। फिर हम लोगों ने कल इंक्वेस्ट पढ़ा था, एग्जीमेशन, और मैडम वीडियो ऑफ करो, कौन हो आप? वीडियो ऑफ करिए। ओके, तो हम लोगों ने कल एग्जीमेशन पढ़ा एफएमटी में। कभी भी ऐसा लग रहा है कि यार कोई डाउटफुल है केस, तो उसकी वापस पोस्टमार्टम करवाना है, ऑटोप्सी करवाना है, तो हमको बॉडी जो दफनाई हुई है कब्र में उसको वापस खोद के निकालना पड़ता है और फिर उसका वापस पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है। इसे हम एग्जीमेशन बोलते हैं। फिर कल मैंने पढ़ाया था इंक्वेस्ट क्या होती है। इंक्वेस्ट मतलब कि इंक्वायरी फॉर सर्चिंग द कॉज ऑफ द डिसीज। डिसीज नहीं, मतलब कि किसी की मौत हो गई और उस वजह से फिर हम उसकी कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, और ये अननेचुरल डेथ में की जाती है। कभी भी नेचुरल डेथ किसी की हुई है तो कभी भी इंक्वेस्ट नहीं बिठाएंगे, है ना। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, कोरोनर इंक्वेस्ट होती है, पुलिस इंक्वेस्ट होती है। फिर कल मैंने सबीना बताया था, समन, तारीख। फिर कल मैंने कंडक्ट मनी बताया था, टीए डीए, ट्रेवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। कोई भी गवाह हो तो उसको पैसे मिलते हैं, है ना। और कल मैंने ओथ टेकिंग की बात करी थी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एफएमटी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड कीपिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया क्यों बार बार लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, क्या हो रहा है? ओके, तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सॉरी, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं, यानी कि जो कोर्ट प्रोसीजर होती है उसमें कैसे एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रोसेस होती कैसे एक्चुअल में, ये चीज बताई जा रही है। कि सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, इसमें जो भी गवाह है या जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या एक्यूज्ड का जो भी वकील है, वो क्वेश्चन पुटअप्स करता है और एक पूरा केस को समराइज भी करके बताता है कि जज साहब ऐसा ऐसा एक केस है, ऐसा ऐसा केस है, इसमें ये गुनाहगार है, इनके ऊपर गुनाह है, गुनाह हुआ है, ये विक्टिम है, ये गवाह है, ऐसा वैसा ये वो। तो ये माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कल मैंने वारंट बताया था आपको, कंडक्ट मनी पढ़ाया था, ओथ टेकिंग पढ़ाया, एग्जीमेशन पढ़ाया, इंक्वेस्ट पढ़ाया, कॉर्नर इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट, ये सब पढ़ाया था। आज मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, कोर्ट प्रोसीजर। ये 5 से 10 नंबर में आता है। तो देखिए आपकी बुक में बिल्कुल एक कलर्ड फोटो होगा, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है वाली, बट पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी उसमें भी आप देख सकते हैं। केस क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मान लो कोई एक डॉक्टर है, बीएचएमएस बीएमएस वाला, उसने क्या करा, उसके क्लिनिक पे कोई मरीज आया तो उसने उसको पेनिसिलिन लगा दिया। पेनिसिलिन लगाने के बाद में वो पेशेंट मर गया, ऑन ऑन स्पॉट, ऑन टेबल, विद इन अ फ्यू मिनट्स वो मर गया। तो अब केस चल रहा है, क्योंकि जो मर गया है उसके घर वालों ने बोला कि डॉक्टर साहब ने मार डाला, डॉक्टर साहब फर्जी है, डॉक्टर साहब छोला छाप है, भले उनसे 10-20 साल से इलाज करा रहे थे, ठीक है। तो अब डॉक्टर ने अपना वकील तो करा ही होगा, नो डाउट, लेकिन उसने यहाँ जैसे मान लो एक केस इंदौर का है, तो इंदौर का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है ना, उनको बुलाया कि भैया आप आइए और गवाही दीजिएगा कि यार भैया क्या वो पेनिसिलिन लगाने से मर सकते नहीं मर सकते, आप समझाना। तो ये एक बड़ा केस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ के बताता भी हूँ, आपको मजा आएगा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब जो भी जज है वो सारा केस एग्जामिन करता है और फिर कुछ क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। पहला,
एग्जामिनेशन चीफ में पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर, व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी बिफोर इंजेक्टिंग पेनिसिलिन? अरे डॉक्टर साहब, आप आए हो सीएमओ साहब इंदौर के, जिसे हमारे यहाँ शायद शरद पंडित है, या चेंज हो गया होगा, आई डोंट नो। तो बोले यार डॉक्टर साहब बताओ यार कि ये पेनिसिलिन लगाने के पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? तो डॉक्टर ने बोला अ सेंसिटिविटी टेस्ट शुड बी डन। एक पेनिसिलिन जरा सा स्किन में लगा के देखते हैं कि लाल लाल बहुत बड़ा चट्टा तो नहीं बन गया। चट्टा बन गया तो भैया बहुत सेंसिटिव है, तो उस केस में फिर नहीं लगाना चाहिए। उसमें एलर्जिक शॉक लग के व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बोला अच्छा अच्छा, टेस्ट लगाते ना, टेस्ट लगाते ना? बोला हाँ टेस्ट लगाते। कौन सा टेस्ट? सेंसिटिविटी टेस्ट। तो बोले वाह यार, चलो अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बेटा सीमा अंसारी, क्यों बार बार लेफ्ट हो रही हो, एग्जिट हो रही हो, जोड़ रही हो? बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। मैंने पेनिसिलिन का एक केस है आपकी बुक में भी, वो केस चल रहा है। कोई डॉक्टर की गलती से, या डॉक्टर ने एक पेनिसिलिन लगाया और वो पेशेंट मर गया, तो अब उसका केस चल रहा है। तो बड़े कोई बहुत बड़े डॉक्टर शहर का उसको बुलाया गवाह के लिए, और अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है। सबसे पहले जज ने क्वेश्चन पूछा, या चीफ ने क्वेश्चन पूछा कि अरे डॉक्टर साहब, कोई पेनिसिलिन लगाने से पहले कोई टेस्ट वेस्ट करवाते हैं क्या, ये पता करने के लिए ये मरेगा कि नहीं मरेगा? तो उन्होंने बोला सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लो। ठीक है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर के द्वारा मर गया मरीज, वो भी तो उसका वकील भी तो बचाएगा। डॉक्टर, is it possible that any anaphylactic reaction may still occur even the negative case? अरे डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बड़े सीएमओ साहब हो यार, ये बताइए कि किसी का टेस्ट नेगेटिव आया, सेंसिटिविटी टेस्ट, उसके बावजूद भी कोई मर सकता है क्या? है उम्मीद है ऐसी? तो सीएमओ साहब ने बोला यस, नेगेटिव टेस्ट होने के बावजूद भी कभी कभी व्यक्ति एलर्जी शो कर देते हैं, मर जाते हैं, क्या करें? कोई टेस्ट का क्या 100% गारंटी होती है क्या? नहीं होती। फिर एग्जामिनेशन भी हुआ। अब जो मरा मरीज, उसका वकील भी छतरा है, वो भी कुछ पूछेगा। अरे डॉक्टर, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन एनाफिलिक रिएक्शन इन केस वेयर द टेस्ट वाज पॉजिटिव इन अनदर केस इन विच इट वाज नेगेटिव? अरे डॉक्टर साहब, पॉजिटिव ने नेगेटिव में कोई अंतर होता है क्या? होता तो होगा ना। तो भैया जो चीफ मेडिकल ऑफिसर था, सीएम, उसने बोला यस, जो पॉजिटिव केस है उसमें सीवियर रिएक्शन होती है, जो नेगेटिव केस है उसमें थोड़ी माइल्ड रिएक्शन होती है। तो फिर दिमाग घूम गया जज का, बोले यार साला पॉजिटिव वाला भी मर रहा है, नेगेटिव वाला भी मर रहा है, एक में ज्यादा जोर से मर गया, एक में कम जोर से मरा, मर तो रहा ही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर कोर्ट ने पूछ लिया ऐसी ऐसी, डॉक्टर खुल्ला खुल्ला बोल, इज देर इज अ नो वे by which one can be absolute certain if the patient is sensitive to penicillin or not? अरे ओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो खुल्ला बोल कि ऐसा कोई तरीका है जिससे व्यक्ति निश्चित हो जाए कि इसको पेनिसिलिन लगाएंगे तो ये नहीं मरेगा, लगाएंगे तो मरेगा इससे? ऐसा कोई है, कोई तरीका है, कोई टेस्ट है? एलाइजा वेलाइजा कोई टेस्ट है? एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, या जो भी तुम्हारा मन हो? डॉक्टर ने बोल दिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, कि नो, सब में एरर की गुंजाइश है। नेगेटिव वाला भी मर जाता है, कभी कभी पॉजिटिव वाला भी नहीं मरता, ऐसा कोई तरीका नहीं। तो फिर जज ने क्या करा होगा ये सुन के? जज ने उस झोला छाप डॉक्टर को बाइज्जत बरी कर दिया होगा, क्योंकि जब कोई तरीका ही नहीं है ये डिसाइड करने का कि पेनिसिलिन लगाएगा तो मरेगा ही मरेगा, और इसने लगा दिया, गलती है इसकी, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वाला भी मर सकता था, पॉजिटिव वाला भी मर सकता था, नहीं भी मर सकता था, तो फिर कोई तरीका नहीं था। तो ये होती कोर्ट प्रोसीजर। ये मैंने आपको पॉइंट बताया, आप एज इट इज लिख के आना, 10 नंबर आएंगे, है ना, 10 नंबर में पूछते। दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ, क्लियर है? और इसको आप अलग अलग और भी एग्जाम्पल से बोल सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, 5 to 10 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन आंसर के रूप में ही आपको एग्जाम्पल दे के आना है ना। एग्जामिनेशन इन चीफ वो कुछ पूछता है। वीडियो ऑफ कर लीजिए, आरती वीडियो ऑफ कर लो।
ओके, तो हम लोगों ने अभी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पढ़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल एविडेंस, है ना। मेडिकल एविडेंस वो क्या, चिकित्सीय सबूत, मतलब कोई डॉक्यूमेंट, जैसे तुम्हारा सिक्स सर्टिफिकेट जो है कि मैं 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो ये भी क्या है, मेडिकल एविडेंस है। डेथ सर्टिफिकेट, ये भी क्या है, मेडिकल एविडेंस है। और भी ढेर सारी चीजें होती है। तो पढ़ते हैं, मेडिकल एविडेंस कुड बी इन टू फॉर्म। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल्कुल सील ठप्पे के साथ लगते हैं जो डॉक्यूमेंटेड विथ सील एंड सिग्नेचर। एंड एक होता है ओरल एविडेंस, अरे मैं जानता हूँ यार ये बीमार था, ये वो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा था, ये ओरल एविडेंस होता है। अब समझाने की जरूरत नहीं, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, डॉक्यूमेंटेड की। हम बोलते ना आप तो लिख के दे दो, बोलने बोलने से कहीं नहीं था, लिख के दे दो, लिखा हुआ ज्यादा मायने रखता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द इल हेल्थ। भैया यार ये बीमार था, इसको टाइफाइड था, 10 दिन तक मैंने इलाज किया, ये बीमार था, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ। तो ये मेडिकल या सिक्स सर्टिफिकेट कहलाता है। ये हम लोगों को जब कॉलेज में अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो हम बनवा लाते हैं फर्जी कि साहब मैं तो 20 दिन से बीमार है, देखो ये मेरे को ये हो गया था, है ना। इंसैनिटी का भी एक सर्टिफिकेट बनता है, मैं आपको पीछे पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिजोफ्रेनिया वगैरह, इंसैनिटी। तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ कातिल लोग ऐसे भी होते हैं चतरे कि जो पकड़ा जाते हैं रंगे हाथ, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ये साबित कर देते हैं कि वो तो पागल है। एक बहुत शानदार मूवी है, दीवानगी करके एक मूवी है, अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर और अक्षय खन्ना की। उसमें नैना में मेडिकल एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पढ़ा दिया। तो मैं बता रहा था, माइक ऑफ कर लो। मैं बता रहा था कि दो टाइप के एविडेंस होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंटेड और द ओरल। डॉक्यूमेंटेड के अंदर इल सर्टिफिकेट, बीमारी का सर्टिफिकेट जो हम डॉक्टर देते रहते हैं 200 रुपए में, है ना, कि ये इतने दिन से बीमार था। इंसैनिटी का भी सर्टिफिकेट होता है। तो मैं बता रहा था, कई बार ऐसे होते हैं जो मुजरिम रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो वो अपने आप को पागल साबित कर देते हैं, और उसमें कुछ हेल्प तो डॉक्टर भी करेगा ही सही, ले दे के पैसे। तो एक मूवी है दीवानगी, उसमें उर्मिला मातोंडकर का बॉस उसके साथ थोड़ा सा रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होता है अजय देवगन से, और वो उर्मिला मातोंडकर के बॉस को मार डालता है, और वो रंगे हाथ पकड़ा भी जाता है। फिर धीरे धीरे जो है वो बोले तो जेल के अंदर अजय देवगन इस तरह से अपने आप को टेक्निकली स्प्लिट पर्सनालिटी का एक नाटक करता है। और स्प्लिट पर्सनालिटी जिसको सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, कि यार वो मेरी वो पर्सनालिटी है, वो ऐसा ऐसा है, तो दो रूप दिखने लग जाते हैं उसके। फिर और उसी बेस के ऊपर अक्षय खन्ना उसका वकील होता है, वो उसकी उसको छुड़वा देता है, बाइज्जत बरी करवा देता है। हालांकि उसको मेंटल अस्पताल में रखते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन उसको सजा नहीं होती है। तो ये इंसैनिटी सर्टिफिकेट भी होते हैं, जो डॉक्टर ने गलत बना दिया तो गेम हो जाता है, क्योंकि किसी भी पागल को सजा नहीं हो सकती, ये तय है। कोई पागल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक मैकनॉटन रूल भी आता है, मैकनॉटन रूल। उसमें मैकनॉटन नाम के एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को गोली मारने की कोशिश करी, और उसमें उसका जो गार्ड था आसपास वाला, सिक्योरिटी गार्ड, वो मर गया। फिर भी मैक नॉटन को सजा नहीं हुई थी, क्योंकि ये साबित हो गया था कि ये मैक नॉटन व्यक्ति जो है उसको डिल्यूजन था, उसको पागलपन था। उसको जुनेद अपना माइक ऑफ करो। उस मैक नॉटन व्यक्ति को लगता था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मेरे को मारने वाला है, साला मेरा प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन था, तो बोले मुझे मारने वाला है, तो ये मारे से पहले मैं मार दूं। तो वो पागलपन था, तो वो पागलपन की वजह से उसको सजा नहीं हुई थी। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर फाल्स सर्टिफिकेट बना देगा तो एक अच्छा खासा मुजरिम जो है वो बच भी सकता है। ठीक है। तो इंसैनिटी सर्टिफिकेट भी डॉक्टर बनाता है, और डेथ सर्टिफिकेट भी डॉक्टर बनाता है। मेरे एक मित्र LIC में, है ना, वो उनके LIC का जो लाइसेंस था वो जब्त हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक जिंदा व्यक्ति की LIC निकलवा दी। उन्होंने एक डॉक्टर को 3 लाख 4 लाख रुपए देके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, और उनको बोला कि जाओ तुम तो साल एक भर तक गोवा में रहना, उधर ही रहना, तुम्हारी मैं 1 करोड़ की पॉलिसी पकवा दूंगा, या जो की भी थी। तो धरा गए। तो डेथ सर्टिफिकेट था, और डॉक्टर भी जेल में आज, है ना।
तो ये डेथ सर्टिफिकेट आप नहीं जारी कर सकते, गलत। ये मेडिकल एविडेंस पहला। दूसरा, कुछ मेडिको लीगल रिपोर्ट्स भी जारी की जा सकती है, लाइक इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एज रिपोर्ट, सेक्सुअल ऑफेंस लाइक रेप रिपोर्ट, कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ऑलरेडी मेरा गला खराब है भैया, है ना। और एक और होता है डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे यही पढ़ाना है। तो आ जाइए आप डायरेक्टली डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन पे। मरता हुआ व्यक्ति जो अपनी मौत के बारे में बोलता है और उसको डॉक्टर रिकॉर्ड करता है, ये है डाइंग डिक्लेरेशन। मरता हुआ व्यक्ति जज के सामने, वकील के सामने, पुलिस के सामने, है ना, गुनाहगार के सामने जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, या उसके वकील के सामने बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड, बकायदा जिस साइन भी करता है, वो अंगूठा लगाता है, इस तरह का एक एविडेंस देते, इसको बोलते हैं डाइंग डिपोजिशन। मतलब दोनों चीजें एक ही है, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन, पर उसमें अंतर यह है, डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल है। अरे यार वो शर्मा जी ने मेरे को गोली मार दी, मैं वहां जा रहा था, उन्होंने मेरे को गोली मार दी, उनका मेरा और लफड़ा चल रहा था 20 साल से, उन्होंने मेरे को गोली मार दी, मैं मर रहा हूँ। ये डाइंग डिक्लेरेशन है। एज इट इज जैसा उसने बोला, डॉक्टर को ऐसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन, जैसा पेशेंट बोलता है एज इट इज वैसा का वैसा व्यक्ति को, डॉक्टर को रिकॉर्ड करना पड़ता है। चाहे वो वॉकमैन लगा ले, मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले, या वो जैसा जैसा बोल रहा है उसी लैंग्वेज में लिख ले, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है। ये एविडेंस है, मानते हैं, कोर्ट में एप्लीकेबल है ना। लेकिन इससे मजबूत एविडेंस होता है डाइंग डिपोजिशन। मरता हुआ व्यक्ति ने बोला, अरे वो मेरे को वर्मा जी ने गोली मार दी, दो गोली मार दी, मैं उधर जा रहा था। तो अब वर्मा जी को बुलाया, वर्मा जी बोले यार मैं तो साला इंग्लैंड हूँ यार। तो बोला अच्छा तेरे वकील को भेजिए, तेरा शर्मा जो दोस्त है वो बोल रहा है कि यार वो मर इसलिए रहा क्योंकि वर्मा ने गोली मार दी। तो फिर वर्मा का वकील आया, बोले ओ शर्मा जी, मेरे मुवक्किल जो है ना वर्मा जी, वो तो लंदन में, ये उसका टिकट, ये उसका होटल का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लाइव, है ना, ये एरोप्लेन का टिकट, ठीक है, ये एरोप्लेन की फोटो, मतलब जो भी है एयरपोर्ट की फोटो, वॉट एवर, है ना। और तुम कैसे बोल सकते हो वर्मा जी ने मार दिया। बोले नहीं नहीं, फिर यार वो वर्मा नहीं है, वो गुप्ता जी होंगे, है ना। फिर गुप्ता जी के वकील को लाया, अरे भाई मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं ज्यादा। तो ये थोड़ा ऑथेंटिक है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन वकील वगैरह सब बिल्कुल होते हैं, हाथों हाथ और इसमें जज के सामने बोला जाता है। आपको पता होगा पुलिस के सामने दिया गया जो बयान है ना, वो कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कोर्ट में जो बोल रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहे हैं, वही अप्लाई होता है। क्योंकि पुलिस तो क्या जो कूटती है, जो धोती है, तो हो सकता है कोई प्रेशर में बोले कौन मार खाए यार, अभी बोल दो यार वो मैंने मर्डर करा, और हो सकता है वो कोर्ट में, जो कोर्ट में बोलता है ना, वो ज्यादा एडमिट। पुलिस के सामने दिया गया बयान की कोई वैल्यू नहीं है ऐसे में। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेप वर्ब मार दिया, दो गोली मार दी, ये वर्बल। रिटर्न, लिखो भैया मैं साइन करता हूं कि वर्मा ने मेरे को दो गोली मारी। इवन बाय गेस्चर, यानी इशारा कर रहा किसने मुझे, जिसमें वो इशारे करता है कि और इसने मारा, ये वो गेस्चर, इशारे, है ना। पर्सन सिंस, तो ऐसा मरता हुआ व्यक्ति मौखिक अपने मरने का सरकमटेंसेस के बारे में बताएं, ये लिखा, रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ और एनी सरकमस्टांसेस और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द डेथ। तो मौत क्यों हो रही है इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वर्बल, रिटर्न में या इशारों में, इसे डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन शुड फुलफिल फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। पहला, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, क्योंकि यदि वो व्यक्ति नहीं मारा तो फिर इस डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब कोई व्यक्ति मरा ही नहीं है, अच्छा तू क्या बोल रहा था उस दिन अस्पताल में, किसने मारा, अरे वो वर्मा जी ने मारा। चल तो अब जिंदा है ना, चल कोर्ट में चलो बता किसने मारा, वर्मा ने मारा, चल वर्मा को पकड़ के लाते हैं।
तो मरना जरूरी है तभी इसकी वैल्यू, नहीं मरा तो फिर तो कोई बात ही खत्म हो गई। एक स्टेटमेंट मस्ट बी एज द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ, और ये भी होना चाहिए कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा है जिसमें डॉक्टर लिख रहा है या रिकॉर्डिंग कर रहा है मोबाइल में, तो वो रिलेटेड टू द डेथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे वर्मा और हम शर्मा, में शर्मा वो वर्मा, हम दोनों बहुत दोस्त थे, हमारा ऐसा था, हमने बहुत बढ़िया ये हमें हम लोग पार्टनर भी थे, हमने वहाँ ढाबे में खाना भी खाया था, हम वो शादी में गए थे, हम वहाँ घूमने गए थे, हमने दारू पी थी। अरे दादा तू तो ये बोल कि मरा कैसे, ये बोल। पूरी वर्मा 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 की बात करते करते मर गया, फिर बोलना ये चाह रहा था कि वर्मा ने बचाने की कोशिश करी, शर्मा ने या गुप्ता जी ने मार दिया। तो एक तो पूरा होना चाहिए सेंटेंस, और टू दी पॉइंट कंसाइजली, मारा क्यों तो ये बता, गोली किसने मारी, चल बता जल्दी फटाफट, और क्यों मारी, ये भी होना, मोटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। अरे वो वर्मा 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 और मर गया मान लो, तो वर्मा जी खूब धो देगी पुलिस, वो बोलना चाहता कि वर्मा ने बचाया बट वो गुप्ता ने गोली मारी थी, तो उसको बोलना ये था, पर वो वर्मा का नाम लेके मरी गई। पिक्चरों में देखते हैं ना अपन लोग ये सब, बॉलीवुड में। तो स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन मस्ट बी कॉम्पिटेंट मेंटल स्टेट। और हाँ, जो बोल रहा है वो मेंटली साउंड होना चाहिए, नहीं तो कोई पागल आया, पागल बोले वो मोदी जी ने मेरे को 4 गोली मार दी, वो मोदी है ना तुम्हारा, वो प्राइम मिनिस्टर भारत का, उसने वो 4 गोली मार दी, तो अब क्या उसकी बात पे यकीन होगा? हाँ या ना? फुर्सत में क्या अपना प्राइम मिनिस्टर? फिर तो दिस इज मेंटली साउंड होना चाहिए। ठीक है, मैं तो बोल दूं ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने मैं चक्कू घोप दिया, तो क्या होगा? किसी को वैल्यू नहीं। क्लियर है? प्रोसीजर समझाने की जरूरत नहीं। जैसे ही कोई इंजर्ड व्यक्ति मिलता है कैजुअलिटी में, तो डॉक्टर मजिस्ट्रेट को, पुलिस को फोन लगाता है, और डॉक्टर को लग रहा है कि यार तब तक ये जिंदा नहीं रह सकता है, तो दो कोई भी असिस्टेंट के प्रेजेंस में वीडियो यदि रिकॉर्ड कर सकता है उसका, तो वीडियो ऑडियो, या वो जैसा बोल रहा है वैसा लिखना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर है, और जो बोल रहा है उसका मरना जरूरी है, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, मतलब ये डाइंग डिक्लेरेशन की क्या वैल्यू है? एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज लिमिटेड टू क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि क्या हुआ कि मान लो मैं डॉक्टर हूँ, है ना, कोई व्यक्ति मर गया, और मेरे को यार मेरा एक दुश्मन लग रहा था दूसरा डॉक्टर होम्योपैथ, जो मेरे ही विजयनगर में क्लिनिक चला रहा था, मेरा कॉम्पिटिटर है, और मैंने उसका नाम ले लिया कि अरे ये वर्मा जी मर गए ना, वो एक डॉक्टर है वहाँ बैठता है ना चौराहे पे विजयनगर, उसने मारा यार, इसने, मैंने अब भी लिखा, देख ले ये। तो क्या उस डॉक्टर को धर लेगी क्या पुलिस? नहीं, है ना, क्योंकि इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। ठीक है? एक दूसरा, इन इंग्लिश लॉ, यानी जो हम लोग फॉलो करते हैं इंग्लैंड का, डाइंग डिक्लेरेशन इज ओनली एडमिसिबल इफ द पर्सन इज फुल पोजीशन ऑफ हिज और हर सेंस। बिल्कुल सही बात है, ये तो है कि व्यक्ति मेंटली साउंड होना चाहिए। ठीक है। ऑल डाइंग डिक्लेरेशन आर नॉट एक्सक्लूसिवली टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द जज इन द गिल्टी। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है। ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है, इसके बेस पर आप तलाश करिए, एविडेंस जुटाइए, एविडेंस इकट्ठे हो जाए तो उसको सजा मिल सकती है, गिल्टी हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये बोल दिया कि मोदी जी ने मेरे को मार दिया और मोदी जी अंदर हो जाएंगे, ये नहीं संभव है। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। डाइंग डिपोजिशन भी सेम टू सेम है, 2-3 अंतर है। एक तो ये मजिस्ट्रेट के सामने होता है, पुलिस के सामने होता है, लॉयर दोनों पक्ष के होते हैं, विक्टिम के भी और एक्यूज्ड के भी, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। फिर तो बोल रहा था वर्मा ने मारा, साले वर्मा तो इंग्लैंड में बैठा है, अभी गुप्ता ने मारा, अरे गुप्ता तो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर और यार पांडे जी ने मारा, अरे पांडे तो है ही नहीं साला कोई। क्वेश्चनिंग भी होती, क्यों मारा चल बता, कौन सी गोली मारी, कहाँ की पिस्तौल है बता। तो डाइंग डिपोजिशन में सब बिल्कुल खंगाल लिया जाता है अच्छे से, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। हालांकि अकेले इसके बेस पे भी सजा नहीं होती। जज बोले कि मेरे सामने बोला ना कि इसने वर्मा ने मारा है, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। सबूत देना पड़ेगा कि वर्मा उस समय वहां था, वर्मा के फिंगरप्रिंट मिले, वर्मा के कुछ जूते के वो मिले, ये सब मिलना पड़ेगा, हवा में नहीं हो जाता। उसकी मोबाइल लोकेशन मिली, कुछ सबूत वो मिला, इंटेंशन मिला,
कि शर्मा और वर्मा का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पार्टनरशिप का, बहुत लफड़ा हुआ इसलिए मारा, या धमकी दी थी ओपन में, इसने मैसेज भी किया था आज ऐसा को मार डालूंगा, तो सबूत मिले, फिर वर्मा को टांगो फांसी पे, कोई तकलीफ नहीं, बाकी इसके बेस पे नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। क्लियर है ना? ये मेडिकल एविडेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है विटनेस। ये भी अलग से 5 नंबर में आता है। विटनेस मतलब गवाह। कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको समझने की जरूरत है। तो विटनेस यानी गवाह जो सबूत दे पर्टिकुलर केस में। क्या हुआ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही सबको? आ रही? चलो, विटनेस defined as a person who provides evidence about the fact in court of law under oath and being summoned to court to attend without failure of under penalty। मतलब विटनेस यानी गवाह व्यक्ति जो एविडेंस प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, तथ्य कोर्ट में अंडर द ओथ, यानी वही गीता पर हाथ रख कसम खाता हूं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। तो गवाह फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, एविडेंस सबूत प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो। और झूठ बोलेगा तो समझ रहे हो ना, गिल्टी भी हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, अंदर भी हो सकते हैं। कोर्ट में झूठी गवाही पर भी सजा मिलती है। टाइप्स, एक होता कॉमन विटनेस। अरे हाँ यार, हमने सुना था वो पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है। जैसे मैं पहुंच गया, अरे मुझे लग रहा था सुशांत सिंह जो राजपूत है ना, वो थोड़ा डिप्रेशन में तो था, मेरे को लग रहा था। ये कॉमन विटनेस है। अरे हमें लगता था हाँ यार वो थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं हमको नहीं लगता, वो तो पागल है, इतना इतनी हिट पिक्चर दे दी, काहे का, क्यों मरेगा वो। ये कॉमन विटनेस है। या अड़ोसी पड़ोसी, हाँ हमको 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 सुना था कि यार ये पति पत्नी झगड़ा होता था। ये कॉमन विटनेस लेकिन है बहुत काम के। दूसरा, एक्सपर्ट विटनेस। ऐसे विटनेस जो इन्फरेंस भी निकाल सकते हैं। भैया ये है एंट्री वोंड, ये है एग्जिट वोंड, 48 डिग्री एंगल से गोली चली, यानी उधर से 3rd फ्लोर से राइट साइड से गोली चली होगी, 300 मीटर से गोली चली होगी, 18 mm की गोली है। इन सर कहाँ चले गए यार? क्यों सर की आवाज नहीं आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा सर। चलो माइक ऑफ कर लो, फोन आ गया है। तो एक्सपर्ट विटनेस जो इन्फ्रेंस देते हैं, बेलास्टिक एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगर प्रिंटिंग एक्सपर्ट, है ना, केमिकल एग्जामिनर एक्सपर्ट, दे आर द एक्सपर्ट विटनेस। Expert witness on account of his or her special profession, training and skill is capable of giving opinion or disputing inference from the fact observed by the himself। जैसे मेडिकल मैन, डॉक्टर, भैया यार मैंने पोस्टमार्टम करा, मेरे को लग रहा है यार ये हार्ट अटैक से मरा है, अरे यार मेरे को लग रहा है जहर खाएला है, सल्फास से मरा है। तो ये जो भी चीजें होती ना, ये एक्सपर्ट विटनेस। केमिकल एग्जामिनर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट,
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कि नहीं ये दोनों हैंड राइटिंग अलग अलग व्यक्ति की है ना। बेलास्टिक एक्सपर्ट, ये इतने मिलीमीटर की गोली है, ये इस रिवॉल्वर से चली है, इतनी दूर से चली होगी, इस एंगल से चली है, ये एंट्री वुंड है, इधर से चली इधर से निकली। ये सब बेलास्टिक एक्सपर्ट होते हैं। बेलास्टिक एक्सपर्ट मतलब हर वो ज्ञान जो बंदूक गोलियों से संबंधित होता है। ठीक है। तीसरा होता है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस वो विटनेस होते हैं जो अपना बयान बदल देते हैं, जो आधा सत्य या झूठ बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस इज वन हु गिव हाफ ट्रूथ और फॉल्स एविडेंस। ठीक है, कुछ भी मोटिव हो उसका बट वो झूठ बोले, आधा सत्य ही बताएं, है ना, तो उसको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। या जो अपना बयान प्रीवियस बयान से डिफर कर जाएं, उसको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि पहले एक मूवी है नो वन किल्ड जेसिका, तो देखना, उसमें पहले जितने भी एविडेंस इकट्ठे करे थे कोर्ट ने, बाद में सब प्रेशर में वो सब झूठ बोलने लग जाते। होस्टाइल विटनेस। लास्ट इसमें लिखा नहीं है आई विटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आई विटनेस। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने गोली चले मेरे सामने की बात, और मेरे पास इसका वीडियो भी है, आप बोलो देखो, दिस इज आई विटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही विटनेस होता है। आई विटनेस ने गुनाहगार को पहचान लिया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। इस पर भी बहुत सारी मूवी बनी। एक मूवी है सलाखे, उसमें अनुपम खेर एक आई विटनेस होता है एक रेप का, मर्डर का। तो फिर उसको मेंटली पागल घोषित किया जाता है, क्योंकि आई विटनेस की यदि वो मेंटली साउंड नहीं है तो उसका भी जो एविडेंस दिया जा रहा है उसके द्वारा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसको पागल घोषित किया जाता है। उस मूवी में दिखाते हैं, तो देखना मूवी। सन्नी देओल है, अनुपम खेर है। तो दीज आर द विटनेस। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए? तो पहला, डॉक्टर जो मेडिकल विटनेस है तो उसे कुछ सिद्धांत होना चाहिए, कुछ कायदे कानून को पता होना चाहिए। पहला, स्टडी एंड मास्टर द फैक्ट ऑफ केस बिफोर अटेंडिंग द कोर्ट। तो उसको यदि गवाही देने जाना है तो उसको पूरा केस स्टडी करना चाहिए, उसमें उसकी मास्टरी हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये सब चीजें हैं, मैंने परफेक्ट पोस्टमार्टम कर रखा है, जज वकील कुछ भी पूछेगा तो मैं सब बता दूंगा। अटेंड द कोर्ट प्रॉम्प्टली एंड पंक्चुअली। बिल्कुल सही बात है, टाइम पे जाओ टाइम पे आओ। डॉक्टर while entering as well as leaving the court room show your respect the presiding officer। ठीक है, तो डॉक्टर को, भैया जज साहब के सामने दुनिया झुकती है ना, इसको भी झुकना है। ठीक है, जो भी डॉक्टर एविडेंस देगा, ठीक है, हाउएवर इफ दे डिले, टाइमली उसको एविडेंस देना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ पूछ रहा है, क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, तो कूल काम होके उसको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि साले तो डॉक्टर से पूछ रहा है, तेरी इतनी हैसियत, ऐसा नहीं होता। अवॉइड अननेसेसरी टॉकिंग अबाउट द केस, है ना, बोलते ना कि ये केस से क्या रिलेवेंट है, क्यों फालतू पूछ रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करना है। स्पीक स्लोली बट क्लियरली, यूज प्लेन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि ये सफर फ्रॉम अर्जेंट चेरी सिंड्रोम एंड पल्ले नहीं पड़ रहा क्या होता अर्नॉट चेरी सिंड्रोम, ये इंडोससेप्शन हो गया इसको, नहीं ऐसी भारी भरकम लैंग्वेज बोल रहा है कि जज को पल्ले नहीं पड़ रही। जज ने वकालत पढ़ी है, कानून पढ़े हैं, उसने मेडिकल थोड़ी ना पढ़ा है। ठीक है। डू नॉट लूज टेम्पर इन कोर्ट। वकील क्रॉस वकील सब क्रॉस चेक क्वेश्चनिंग करते हैं, डॉक्टर को अपना टेम्पर यानी अपना धैर्य नहीं खोना है, गुस्सा नहीं करना है। अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंशन डिस्कशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर को अपनी ऑनेस्टी के हिसाब से ही पूरा सत्य बोलना है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल नोबल है, हमको लोग बिल्कुल भगवान समझते हैं। तो फिर बहुत 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 ज्यादा हमारे हर फैक्ट्स पे ही मतलब ये तय हो जाता है कि यार मुजरिम कौन होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम ये बोल दें कि यार रेप हुआ है, तो फिर लगभग तय हो जाता है कि जिसके ऊपर आरोप है वो रेपिस्ट हो सकता है। और यदि हम ये बोल दें कि रेप तो हुआ ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमने ये बोल दिया कि यार हार्ट अटैक से मरा व्यक्ति, केस ही खत्म हो जाएगा। तो फिर
डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस। ये एक चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें डॉक्टर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी दे रखी है, एडल्ट्री, शराब के बारे में कि भैया क्लिनिक पे दारू बैठ पी के बैठ रहे हैं और भैया क्या हो रहा है तुमको बताओ। तो बहुत सारी चीजें इसमें आएगी, मैं बताऊंगा। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होते हैं, डॉक्टर की क्या गलतियां होती, क्या सजाएं हो सकती है, सब इसमें पढ़ेंगे। तो एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है, सुना कभी एथिक्स? एथिक्स मतलब एक प्रोटोकॉल, एक कोड ऑफ कंडक्ट कि भैया यार ये डॉक्टर साहब आपके एथिक्स तो ये नहीं बोलते यार कि आप बरमूडे में बनियान में आके मरीज देखो यार। अरे यार डॉक्टर साहब आपके एथिक्स ऐसा तो नहीं बोलते कि सिगरेट पियो पेशेंट के सामने और दारू पियो और आप मरीज को एग्जामिन करो यार, गलत बात है ये तो, है ना? तो दिस इज अ एथिक्स। ओके। और एक होता है एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप। डॉक्टर और डॉक्टर के क्या रिश्ते होना चाहिए। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, एक और कोई डॉक्टर है, मान लो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और एक कोई चमड़ी का डॉक्टर है। तो मैं कभी चमड़ी के डॉक्टर के पास गया, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, तो उसको मरीज मुझसे पैसे नहीं लेना चाहिए, और उसका कोई मरीज आया तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। ये भी एक रिलेशन होता है। हालांकि हम होमवेद तो सब लूट लेते हैं, बट मैंने देखा है हमको जितने भी एमबीबीएस एमएस एमडी डॉक्टरों ने पढ़ाया, आज तक हम भले महीने में 4 बार दिखाने चले जाएंगे, कभी पैसे नहीं लेते। और होम्योपैथ हमारे कॉलेज के टीचर, हम उनको दिखाने चले जाएंगे तो पैसे मांग लेते थे। तो ये भी होता है। तो पता नहीं क्या है, बेचारे होम्योपैथ ऐसे भी गरीब होते हैं इसलिए ले लेते हैं। लेकिन ये एडिक्वेट्स नहीं है। ठीक है। तो एथिक्स इज डिस्क्राइब एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक मोरल प्रिंसिपल। देखो, ये कोई कानूनन बाध्यता नहीं है। किसी कानून में नहीं लिखा कि मैं 2 पेग मार के मरीज नहीं रख सकता, ये कोई कानूनन बाध्यता नहीं है। बट आई शुड नॉट, मुझे ये शोभा नहीं देता। दिस इज एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल। अरे यार डॉक्टर साहब यार, आप हमारे घर में आपकी फोटो लगा रखी है यार, हमने यार आपको भगवान मानते हैं यार, आप दारू पी के हमारे मरीज देख रहे हो यार, क्या है ये? आप अश्लील हरकत कर रहे हो हमारे मरीज के साथ, क्या है ये? आप भगवान हो यार। तो ये मोरल प्रिंसिपल है ना। एवरी डॉक्टर, वॉट एवर इज हिज और स्पेशलिटी, has to discharge medico-legal responsibility and solve medico-legal problem from very first day of his or his medical practice। तो हमें जो चीजें, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, मानवीयता है ना, उसी के आधार पर हमको हमारी प्रैक्टिस करना। क्लियर है? चलो, तो इसमें एक चरक की ओथ है, एक हेनीमैन ओथ है, एक हिप्पोक्रेटिक ओथ है, बहुत सारी ओथ है। ठीक है। तो मैं हिप्पोक्रेटिक ओथ की बात कर लेता हूं, क्योंकि चरक ओथ आयुर्वेदा लेते हैं, हिप्पोक्रेटिक ओथ एमबीबीएस डॉक्टर लेते हैं। हेनीमैन साहब कोई ओथ बना ही नहीं पाए और वो मर गए। फिर भी हम लोगों ने जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है उसको ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के करके हेनीमैन ओथ बोलते हैं। जब हमको डिग्री मिलेगी, हम डॉक्टर बन जाएंगे, तब हमको हेनीमैन ओथ लेना पड़ेगी। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, उसमें करीना कपूर डॉक्टर होती है और वो बोलती है कि ये हिप्पोक्रेटिक ओथ ने वाट लगा दी मेरी, क्योंकि उसका वो होता है क्या नाम, राजू रस्तोगी, उसके पिताजी को कुछ अटैक वटेक आता है तो वो उसकी स्कूटी में लेके जाना पड़ता है। तो क्या वो ओथ है? तो हिप्पोक्रेटिक ओथ तो बहुत जबरदस्त, पता नहीं कहाँ की यूनानी लैंग्वेज में लिखी हुई है और उसका हिंदी वर्जन भी बहुत गड़बड़ है। बट आप डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा पढ़ लीजिए। ये डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर है जेनेवा में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो वहां पर जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया डॉक्टरों का, क्या कसम खिलाई जाती है कि आप एज ए डॉक्टर क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वही हिप्पोक्रेटिक ओथ भी है ऑलमोस्ट। ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं। पहला, आई सोlemnly प्लीज माई सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट माई लाइफ टू सर्विस ऑफ ह्यूमिनिटी। मैं कसम खाता हूं कि मैं जो भी मेरा जीवन है उसका पूरा सार, मेरा पूरा जीवन मैं इंसानियत को के लिए सर्व करूंगा। इंसानियत यानी इंसानों को ठीक करने के लिए सर्व करूंगा। ठीक है। मैं अपने मरीजों की जो मतलब पॉजिटिविटी है, या जो मेरे मरीजों के लिए ही सब कुछ, मेरा जीवन मेरे मरीजों के लिए। बोलते ना, नर सेवा नारायण सेवा।
डॉक्टर, कुछ डॉक्टर लिखते हैं कि इंसानों की सेवा कर रहे हैं, उनको हम ठीक कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा है, ऐसा वो बोलते हैं। आई विल गिव माई टीचर्स द रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड विच इज देयर ड्यू। अब ये अलग बात है कि हम नहीं देते हैं कि अब किसने पढ़ाया हो यार, तो गुप्ता सर ने फीस तो ली थी, क्या हो गया वहां पढ़ा दिया तो, है ना। वो नहीं भी पढ़ाते तो क्या वहां 2-3 अटेम्प्ट में पास होते होते सही। गुप्ता सर ने क्या पढ़ाना है, वो कर मारा है ना। ये जो भी तुम्हारे कॉलेज के टीचर है, सब टीचरों को बाद में गाली मिलती है, सब टीचरों को पीठ पीछे गाली मिलती है, हाँ या ना। अभी जैसे ही बंद करेंगे, क्या पढ़ा रहे सर, बकवास, है ना। चलो, तो दिस इज, लेकिन ये एक ओथ है कि एक डॉक्टर को उसके टीचर्स को, जो जिसने उसने सिखाया सब कुछ डॉक्टरी, उसको ग्रेटिट्यूड प्ले करना पड़ता है। आई विल प्रैक्टिस माई प्रोफेशन विथ कॉन्साइज एंड डिग्निटी। एक डिग्निटी से मैं प्रैक्टिस करूंगा। डिग्निटी मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे मरीजों के सामने दारू पीने लग गया, है ना, बीड़ी पी रहा हूँ, बरमूडे में चड्डी बनियान में ही घूम रहा हूँ मरीजों के साथ, है ना, वो चौराहे की गुमटी पे सिगरेट बीड़ी पी रहा हूँ उनके साथ। ये नहीं, डिग्निटी होना चाहिए। डॉक्टर है भैया, मजाक है। द हेल्थ ऑफ माई पेशेंट विल बी द माई फर्स्ट कंसिडरेशन। मेरे मरीज की अच्छी हेल्थ, ये मेरा सबसे बड़ा जीवन का मिशन है। ये अगर में पढ़ाया जाएगा, मिशन ऑफ फिजिशियन, तो सब कुछ मेरे मरीज की हेल्थ ही सब कुछ। पैसा देगा नहीं देगा वो सब बात की बात है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो मेरे से बनती नहीं उसकी, ये वो सब बात की बात। अभी वो मेरा मरीज है, मैं उसकी हेल्थ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आई विल रिस्पेक्ट द सीक्रेट विच आर कन्फर्ड इन मी। है ना, मान लो कोई आए मेरे यहाँ मरीज जिनको सिफिलिस हो गया या कुछ और बीमारी है, कोई गुप्त रोग है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, अरे वो थे ना वो जो आए अपने पास में वहां रहते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अरे उसको तो वो गुप्त रोग है, अरे उसको तो ऐसा है भाई, उसको तो ये बीमारी है, और उसको तो इम्पोर्टेंसी है, और उसको तो ऐसा हो गया। ये नहीं करना चाहिए, उसको तो एड्स है। समझ में आ रही बात। आई विल मेंटेन बाय ऑल मीन्स इन माई पावर द ऑनर नोबल ट्रेडिशन ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल, जो डॉक्टरी का एक जो सबसे उच्च स्तरीय नोबल प्रोफेशन है, वो मैं मेंटेन रखूंगा, है ना। और वो मेंटेन हम अपने पेशेंट्स की अच्छी हेल्थ बना के रख के कर सकते हैं। देखो, डॉक्टरों की भी पर्सनल लाइफ होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और इसमें लिखा भी नहीं है कि वो डॉक्टर दारू नहीं पी सकता, पिए, संडे क्लिनिक बंद है, पिए, है ना, बाहर में जाके पिए, पब में जाके पिए, बट मरीज देखते देखते पिए और क्या हो रहा तुमको, बुखार वुखार तो नहीं है, वो लहरा रहा है मरीज के सामने, वो गलत है। बात ये है, ठीक है। माई कलीग विल बी माई ब्रदर। होम्योपैथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अरे वो उसको कोई आता है, अरे वो तो बहुत ही कुछ नहीं आता उसको तो। हम हमेशा यही करते रहते, देखना एलोपैथिक डॉक्टर इतना नहीं बुराई करते जितने हम होम्योपैथ करते। उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो गधा है, उसके 20 मरीज मैंने ठीक करे, और फिर वो भी तुम्हारे साथ बारे में यही बोलता है, उसके 50 मैंने ठीक करे, तुम वहां फंस गए। होम्योपैथ बहुत बड़े वो हैं, आपस में लड़ने वाले लोग। अभी आपको नहीं मालूम, अभी आप सेकंड ईयर में हो, जब होम्योपैथ बन जाओगे तो मेरी ये बात याद आएगी, अपन लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से, है ना, क्योंकि फुर्सत में रहते हैं, मरीज ज्यादा होते नहीं, लड़ो, ठीक। आई विल नॉट परमिट कंसिडरेशन ऑफ रिलीजियन, नेशनलिटी, रेस, पॉलिटिक्स, सोशल स्टैंडिंग, है ना। अरे तो कांग्रेस का है साला, मैं बीजेपी का हूँ, कट्टर मोदी भक्त हूँ, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा कांग्रेसी राहुल भक्त का। ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। अरे तो यूरोपियन है साले, मैं इनका इलाज नहीं करूंगा, ये अंग्रेजों ने अपने देश पे राज किया था। अरे तो पाकिस्तानी है साले, इसको इसको मर जान दो। ये सब चीजें गलत है डॉक्टरी, है ना। आई विल मेंटेन द अटमोस्ट रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जिंदगी की रिस्पेक्ट करते हैं और यथासंभव कोशिश करेंगे कि व्यक्ति की जान बचाएं, ठीक है। चलो, एंड आई विल नॉट यूज माय मेडिकल नॉलेज कॉन्ट्री टू द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मेरे मेडिकल साइंस का नॉलेज का जिससे इंसानियत खतरे में आए, या मैं ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे कोई ने अब वो देखो ना, मेडिकल साइंस का ज्ञान साला कोरोना वायरस बना दिया, पता नहीं कहाँ का म्यूटेंट, और कई कितने लाखों लोग मर गए। तो ये गलत है, ये डॉक्टरी पे धब्बा है साला वो जिसने ये कोरोना वायरस बनाया, यदि बनाया तो दिस इज हिपोक्रेटिक ओथ। पल्ले बड़ी, एज इट इज यही है ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन जनरल एंड सिक।
A doctor must always maintain the highest standard. A doctor must practice his professional uninfluenced by the motive of profit. सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना मुझे डॉक्टरी, ठीक है। एनी सेल्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए। किसी मेडिकल सर्विसेज, दवा बाजार की कंपनियां, है ना, जांच वाली जो होती है वो लेबोरेटरी में वो सस्ता अपने को 50% कमीशन मिलेगा, वो सोनोग्राफी मशीन में हमको 40% मिलेंगे। इन सबको नहीं कोलाबरेशन करना चाहिए। रिसीविंग एनी मनी इन कनेक्शन विद सर्विस, ये भी नहीं होना चाहिए कमीशन कि आप मरीज भेजो अपेंडिक्साइटिस के, अपेंडिक्टोमी के 50,000 लूंगा, 10,000 आपके, या मैंने मरीज भेज दिया अस्पताल में 10,000 मेरे, है ना। एनी एक्ट और एडवाइस विच कुड वीकन फिजिकल एंड मेंटल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा कोई भी काम या कोई एडवाइस नहीं दूंगा जिससे किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक हेल्थ खराब हो। मैं तो मैं बोल रहा हूँ, अरे 4-5 एक तो मैं भी रोज पीता हूँ, पियो, कहीं नहीं, क्या है जिंदगी, क्या रखा है, पियो, बिंदास पियो, सिगरेट खूब पियो। 1,000 को पीते हैं तो जाके 100 मरते हैं लंग कैंसर से, तो 9,990 तो बच रहे ना। पी तो बिंदास पी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर इज एडवाइज टू यूज ग्रेट कॉशन, बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर बहुत ध्यान से एडवाइस देना पड़ेगी पेशेंट को, क्योंकि उसकी एक एडवाइस से पेशेंट की हालत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कोरोना का इलाज निकाल दिया बाबा रामदेव ने, हो सकता सही भी हो, लेकिन कोई आईसीयू में है ना बोले और मेरे को तो पतंजलि का ला दो भैया 500 रुपए की, वो बाबा रामदेव की जड़ी बूटियां, ये वेंटिलेटर वगैरह सब हटा दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चल ठीक, तो यही सब ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स थी, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही। कल इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड ऑल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। एग्जिट हो जाओ।